लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड थे। उसमें जैसे स्टैटिकल मेथड वो भी हम लोग पढ़े थे, सेकंड था डायनेमिक मेथड, और थर्ड हम लोग पढ़े थे फील्ड मेथड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंडर रिम्ड पाइल के बारे में। तो आज का टॉपिक रहेगा अंडर रिम्ड पाइल। अंडर रिम्ड पाइल तो अंडर रिम्ड पाइल की जो एडवांटेज याद रखेंगे कि हम लोग अंडर रिम्ड पाइल कहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर सोयल का नेचर एक्सपेंसिव नेचर है, एक्सपेंसिव नेचर कहने का मतलब ये है कि अगर सोयल का नेचर हाई स्वेलिंग और सिंकेज प्रॉपर्टी है, लाइक एज ब्लैक कॉटन सोयल, तो ऐसे सोयल के अंदर जो फाउंडेशन है वो बनाना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है ब्लैक कॉटन सोयल की या एक्सपेंसिव सोयल की जिसके अंदर हाई स्वेलिंग और सिंकेज प्रॉपर्टी है, तो उसमें एंड बेरिंग रेजिस्टेंस ये क्रिएट नहीं होता है। अब अगर क्रिएट नहीं होगा इसका मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नल लोड हम लोग लगाएंगे तो उसको रजिस्ट करने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसे टाइप के सोयल में फाउंडेशन बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम फेलियर होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ऐसे सोयल में हम लोग जब भी पाइल फाउंडेशन बनाएंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं अंडर रिम्ड पाइल। तो बाकी जो पाइल फाउंडेशन है उसकी जो डायमेंशन है, क्रॉस सेक्शन है, उससे कुछ ये डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट क्या होता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अंडर रिम्ड पाइल हम लोग यूज करते हैं एक्सपेंसिव सॉइल के लिए। अगर सॉइल का नेचर एक्सपेंसिव हो, फैलने वाली है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अंडर रिम्ड पाइल। तो एक्सपेंसिव और एग्जाम्पल याद रखेंगे कि एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो एक्सपेंसिव सॉइल का मतलब यह है कि हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होगा। इफ सॉइल हैव हाई स्वेलिंग एंड हाई श्रिंकेज प्रॉपर्टी। तो वहां पे हम लोग बनाएंगे अंडर रिम्ड पाइल। अगर सॉइल का नेचर एक्सपेंसिव है या हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी है अगर किसी सॉइल के अंदर, तो अंडर रिम्ड पाइल के साथ साथ हम लोग अंडर रिम्ड पाइल या तो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं या तो फ्लोटिंग फाउंडेशन। दूसरा जो कैटेगरी हो सकता है जहाँ जब भी हम लोग बेसमेंट पे बना रहे हैं, अगर स्ट्रक्चर बेसमेंट के पास, तो वहाँ पे बनाते हैं फ्लोटिंग फाउंडेशन। तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है कि फ्लोटिंग फाउंडेशन कहाँ पे यूज करते हैं। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं, कभी कभी हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं बैलेंसिंग फाउंडेशन। तो ये सब ऐसे फाउंडेशन हैं जब भी सोइल का नेचर बहुत ज़्यादा मार्सी है, हाई स्वेलिंग और सिंकेज प्रॉपर्टी पाई जा रही है सोइल के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग अंडर रिम्ड पाइल, फ्लोटिंग फाउंडेशन या बैलेंसिंग फाउंडेशन हम लोग बनाना प्रीफर करते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें, अंडर रिम्ड पाइल का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात कर रहे हैं तो ये अगर ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल हो गया। और तो अंडर रिम्ड पाइल में होता क्या है कि हम लोग बल्ब यूज करते हैं, यानी जैसे बाकी जो पाइल हम लोग पढ़े पाइल फाउंडेशन में, कॉन्फ़िगरेशन या जो शेप होगा उसी पाइल की तरह होता है। लेकिन कहीं कहीं पे भी हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे स्टेबल जोन है वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम एंड बियरिंग रेजिस्टेंस क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। और वहाँ पे एरिया को क्या करेंगे, जो पाइल है, पाइल का जो बेस एरिया होगा या उस जोन में जो एरिया पाइल का पड़ रहा है उसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। उस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देते हैं। अब जब भी एरिया को एक्सपेंड करेंगे तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस यानी बेस से जो रजिस्टिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, जो बेस रजिस्टिंग फोर्स जनरेट होता है वो उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, जिससे एक्सटर्नल लोड को जो एंड बेरिंग रेजिस्टेंस नीचे से क्रिएट हो रहा है, जो जनरेट हो रहा है, वो अपोज करने लगता है। इससे इस तरह की सॉइल में या एक्सपेंसिव या ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर हम लोग बियरिंग कैपेसिटी को जनरेट करते हैं। तो अंडर रिम्ड पाइल के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो पाइल होता है नॉर्मल पाइल,
उसी तरफ पाइल होगा, और कहीं कहीं पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देंगे ऐसे। तो अगर एक ही जगह हम लोग बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड किया है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसको बोलते हैं सिंगल अंडर रिम्ड पाइल। इसको बोलेंगे सिंगल अंडर रिम्ड पाइल, अंडर रिम्ड पाइल के बोल रहे हैं। और अगर सोयल के अंदर बहुत सारे हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं एरिया, कई जगह एक्सपेंड कर रहा है पाइल के एरिया को, क्रॉस सेक्शन को, तो एक से ज़्यादा, अगर एक नंबर से ज़्यादा एक्सपेंशन है पाइल का, एरिया में एक्सपेंशन है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल। इसको बोलेंगे मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल, मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल। तो क्रॉस सेक्शन या तो ऐसे दिखेगा, और क्रॉस सेक्शन इसको ऐसे भी हम लोग यूज करते हैं, ऐसे भी बना होता है, इस तरह से भी बना होगा, ट्रायंगुलर शेप में भी बना होता है ऐसे। तो ये भी एस्थेटिक व्यू के लिए, और ये भी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। क्रॉस सेक्शन का एक्सपेंशन होना चाहिए, तो ये भी अंडर रिम्ड पाइल, इस तरह से हम लोग भी एक्सपेंशन करते हैं क्रॉस सेक्शन का। अब ये आपका सराउंडिंग सोयल है, ये जो सराउंडिंग सोयल है यहाँ पे, ये सराउंडिंग सोयल है। तो जैसे एरिया एक्सपेंड करेंगे, अब यहाँ पे जो नीचे से रजिस्टिंग फोर्स जनरेट हो रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, नीचे से जो जनरेट हो रहा है एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, ये वाली, पहले केवल इतने एरिया में, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में बढ़ाएगा, इतने एरिया में एंड बियरिंग रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जैसे हम लोग क्रॉस सेक्शन को एक्सपेंड करेंगे, तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस पूरे एक्सपेंडेड एरिया में एक्ट करने लगेगा, पूरे एक्सपेंडेड एरिया में एक्ट करने लगेगा। इसका मतलब ये है कि अंडर रिम्ड पाइल के केस में एंड बियरिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। एंड बियरिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी अंडर रिम्ड पाइल के केस में। एक चीज समझ में आ रहा है कि अंडर रिम्ड पाइल के अंदर क्या बढ़ता है, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, जो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो बेस क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसकी वैल्यू बढ़ गया। अब ये मल्टीपल है, तो सिंगल में तो केवल एंड बियरिंग रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन अगर डबल है, मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल है, तो बेस रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, बेस रेजिस्टेंस तो बढ़ ही रहा। यहाँ से देखेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब एंड बियरिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। लेकिन जो आपका, अब इसमें यहाँ पे टोटल लेंथ है सिंगल के केस में L है, तो L हो गया। इसमें दो लेंथ होगा, एक तो ग्राउंड लेवल से चलेंगे पहले, इसको हम लोग बोलते हैं बल्ब, ये जो एक्सपेंड करते हैं एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं बल्ब, उसको हम लोग बोलते हैं बल्ब। और इसकी डाया को हम लोग बोलते हैं डाया ऑफ बल्ब, BU से डिनोट कर रहे हैं, डाया ऑफ बल्ब। तो BU क्या है, BU है डायमीटर ऑफ अंडर रिम्ड पाइल बल्ब। तो यहाँ भी डाया BU होगा, यह भी, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये BU है, और यहाँ भी डाया क्या है, BU है। मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल केस में ग्राउंड लेवल से चलेंगे, पहला जो बल्ब होगा उसके सेंटर तक का डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं L1, और
उसके सेंटर से बाकी जो बॉटम तक जो डिस्टेंस है उसको बोल रहे हैं L2, उसको बोल रहे हैं L2। तो L2 जोन के अंदर, L2 जोन के अंदर, L2 जोन में जब भी हम लोग निकालेंगे स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे दो बल्ब के बीच में जो सॉयल है, ये जो सॉयल है वो भी आ जाता है, यानी सराउंडिंग सॉयल इसके बीच में आ जाता है, ऐसे आ जाएगा सराउंडिंग सॉयल, और इतना कम्पैक्ट हो जाता है कि वो पाइल मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। ये जो सॉयल है वो पाइल मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। अब फ्रिक्शन जनरेट होगा इस सरफेस पे, ऐसे फ्रिक्शन जनरेट होगा, इस तरह से फ्रिक्शन जनरेट होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा। तो फ्रिक्शन जब यहाँ पे जनरेट होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो सरफेस एरिया है जिससे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा, उसकी एरिया भी बढ़ गई। पहले एरिया कितना था, इतना, पेरीमीटर कम था, अब पेरीमीटर क्या हो गया, ज़्यादा हो। पेरीमीटर अब यहाँ बल्ब का ज़्यादा है, पेरीमीटर का बल्ब। अब अगर बल्ब की डायामीटर की बात करें तो डाया बल्ब BU होता है, BU होगा 2 to 3 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ पाइल, ओरिजिनल पाइल या एक्चुअल पाइल। ये क्या है, डायमीटर, इसको बोल रहे हैं डायमीटर ऑफ एक्चुअल पाइल, एक्चुअल पाइल। तो एक्चुअल पाइल ये, इसको हम लोग बोल रहे हैं डाया, इसको बोल रहे हैं बी, इसको बी डिनोट कर रहे हैं। तो बल्ब की डाया कितना लेते हैं, 2 से 3 गुना लेते हैं जो एक्चुअल पाइल की डाया होती है उससे। इसका मतलब यह है कि L2 लेंथ में जो क्रॉस सेक्शनल जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा। अब सरफेस एरिया AS की वैल्यू बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब क्या है, AS की वैल्यू बढ़ जाता है। तो मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल के केस में, मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल के केस में याद रखेंगे, मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल के केस में जो AS की वैल्यू है, AS की वैल्यू वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज, ये भी इंक्रीज होगा। जब AS की वैल्यू इंक्रीज होगा इसका मतलब ये है स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब यह है कि मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल के केस में, मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल के केस में जो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस है, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस ये भी बढ़ता है, इंक्रीज करेगा। और जो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है कैपिटल QS है वो भी बढ़ता है। और सिंगल के केस में, सिंगल अंडर रिम्ड पाइल के केस में, सिंगल अंडर रिम्ड पाइल के केस में केवल एंड बियरिंग रेजिस्टेंस कैपिटल QEB की वैल्यू ही बढ़ती है। अब जब मल्टीपल पाइल के बीच में आएंगे तो बल्ब, एक तो ये बल्ब यहाँ प्रोवाइड किए, एक बल्ब यहाँ प्रोवाइड किए, तो जब भी नंबर ऑफ बल्ब बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ बल्ब बढ़ाएंगे अंडर रिम्ड पाइल के केस में, तो स्पेसिंग कितना होना चाहिए, यानी एक बल्ब से दूसरे बल्ब के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। तो स्पेसिंग याद रखिएगा, नॉट लेस देन 1.5 टाइम्स डाया ऑफ बल्ब, इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी जो स्पेसिंग होना चाहिए 1.5 इंटू BU, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। इट मीन्स स्पेसिंग ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स डाया ऑफ अंडर रिम्ड पाइल बल्ब, अंडर रिम्ड पाइल बल्ब। तो यह क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। तो यह है आपका प्रोसीजर जिससे हम लोग एंड बियरिंग रेजिस्टेंस और स्किन सरफेस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग बढ़ाते हैं। तो फिनोमिना ये है अंडर रिम्ड पाइल का। तो हम लोग बल्ब, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी याद रखेंगे कि अंडर रिम्ड पाइल के केस में हम लोग बल्ब वहाँ प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे स्टेबल जोन होगा, यानी जहाँ पे फ्लक्चुएशन कम होगा। यानी बल्ब कहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो बल्ब प्रोवाइडेड at a place where no fluctuation in water content,
यानी ऐसी जगह पे हम लोग स्टेबल करेंगे बल्ब को, बल्ब ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ पे स्टेबल जोन होगा। तो कहाँ प्रोवाइड करेंगे, याद रखेंगे कीवर्ड ये भी याद कर सकते हैं, स्टेबल जोन। स्टेबल जोन, स्टेबल जोन का मतलब ये है कि फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पे देखते हैं कैसे इफेक्ट पड़ेगा। अल्टीमेट अगर लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर सिंगल पाइप, फॉर सिंगल अंडर रिम्ड पाइप। तो QU अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर सिंगल अंडर रिम्ड पाइप, सिंगल अंडर रिम्ड पाइप। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर सिंगल अंडर रिम्ड पाइप इक्वल्स टू एंड बियरिंग रेजिस्टेंस इनटू AB, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस प्लस स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करेंगे तो स्मॉल QB इंटू AB प्लस स्मॉल QS इंटू AS। तो अगर हम लोग पाइल की जो शेप है वो सर्कुलर लेके चल रहे हैं, अगर सर्कुलर शेप लेके चल रहे हैं यानी सर्कुलर अगर है शेप, तो AB की वैल्यू अगर देखेंगे, AB की वैल्यू, तो सिंगल पाइल के केस में AB की वैल्यू हो जाएगी पाई D क्या है यहाँ पे BU है बल्ब की डाया, तो पाई D स्क्वायर, तो BU स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये होगा AB। तो AB की वैल्यू बढ़ जा रही है क्योंकि B की वैल्यू बढ़ जा रही है, BU की वैल्यू, B पहले यूज करते थे अब BU यूज कर रहा है, तो AB की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसे एंड बियरिंग रेजिस्टेंस सिंगल पाइल केस में बढ़ जाता है। तो AB ये हो गया। अब अगर QB की वैल्यू पुट करना है तो ये डिपेंड करेगा कि टाइप जो सोयल है उसका नेचर क्या होता है। तो फॉर अगर क्ले हम लोग ले रहे हैं तो फॉर क्ले, अगर क्ले के लिए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर सिंगल पाइल ले रहे हैं हम लोग, तो QB की वैल्यू 9C होता है, तो 9C इंटू AB, तो AB की वैल्यू पाई BU का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये हो गया, प्लस QS। तो QS की वैल्यू क्या होता है, अल्फा सी बार, तो अल्फा सी बार। तो सिंगल पाइल के केस में अब यहाँ पे पूरा सरफेस है, तो स्किन फ्रिक्शन जो सरफेस है, जो फ्रिक्शन है, वो पाइल जो एक्चुअल पाइल है उसके सरफेस पे ही काम एक्ट करेगा, मैक्सिमम जो पोर्शन है, यानी बहुत इतने जोन तक केवल बल्ब पे काम करेगा। तो अल्फा सी बार हो जाएगा, अल्फा सी बार इंटू AS, तो AS की वैल्यू पाई डी एल होता था, तो पाई डी, तो डी क्या है, बी है, तो ये हो गया। तो सिंगल पाइल के लिए ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। फॉर सैंड अगर सिंगल पाइल के लिए ले रहे हैं, फॉर सैंड के लिए, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर सिंगल पाइल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा एल इंटू NQ, QS की वैल्यू, QB की वैल्यू इंटू AB, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई BU का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, प्लस QS की वैल्यू क्या होता था, हाफ के गामा L इंटू टेन फाई, तो टेन डेल्टा होता, फाई नहीं होता, टेन डेल्टा। और AS क्या हो जाएगा, AS पाई B इंटू L, तो ये हो जाएगा सैंड के लिए, फॉर सैंड। और अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल पाइल के लिए, मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल, मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल, सर्कुलर शेप अभी ले रहे हैं हम लोग, तो इस केस में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैपिटल QP इक्वल टू कैपिटल QEB
प्लस कैपिटल क्यू एस एफ, फार्मूला वही रहेगा जनरल फार्मूला। एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, अब दूसरा डायग्राम देखेंगे, ये वाला डायग्राम। तो स्मॉल क्यू बी, अगर क्ले है तो 9C लेंगे, 9C और एरिया ए बी की वैल्यू हो जाएगा पाई बी यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4, सेम वही है। क्यू एस एफ की वैल्यू होता है, इसके जगह लिखेंगे क्या, स्मॉल क्यू एस ए एस, और क्यू एस की वैल्यू आ जाएगा मल्टीपल अगर पाइल है तो यहाँ पे दो लेंथ है L1 और L2, L1 और L2 के लिए दोनों स्किन फिक्सन की वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ये 1 लेंथ L1 के लिए और QSF फॉर लेंथ L2 के लिए, क्योंकि अलग अलग लेंथ है, स्किन फिक्सन L1 में अलग काम कर रहा है, L2 में अलग काम कर रहा है। तो अगर Q यहाँ पे स्किन फिक्सन रेजिस्टेंस फॉर लेंथ L1, QSF की अगर वैल्यू देखेंगे, QSF1 की वैल्यू फॉर लेंथ L1, तो फॉर लेंथ L1 ये हो जाएगा QS1 और AS1, तो QS1 क्या हो गया, एल्फा सी बार, क्योंकि एल्फा तो काम करेगा, एडिशन फैक्टर, और सी बार, और AS की वैल्यू क्या है, AS की वैल्यू पाई बी है और L1 है पाई डी एल, तो पाई डी एल हो गया ये AS की वैल्यू। और स्किन फिक्सन रेजिस्टेंस फॉर लेंथ L2 तो हो जाएगा QS2 AS2। अब QS की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे सेम वही रहेगा एल्फा सी बार, और यहाँ पे अब इस सरफेस पे एक्ट करेगा, सरफेस एरिया चेंज है, L2 में सरफेस एरिया जो है जिससे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा वह चेंज है, तो यहाँ पे जो डाया लेंगे BU लेंगे तो पाई BU हो जाएगा इंटू L2, लेंथ क्या है L2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एल्फा की वैल्यू भी होगा 1, एल्फा की वैल्यू होगा 1, क्यों, क्योंकि ये भी सॉइल है, सराउंडिंग सॉइल है, और इसके अंदर जो सॉइल भरा ये भी सॉइल है, तो अगर एडहेशन बिटवीन सॉइल टू सॉइल है तो एल्फा की वैल्यू एक ही मटेरियल के बीच में है, तो वहाँ पे एल्फा की वैल्यू लेंगे 1। तो यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, तो एडहेशन बिटवीन सेम मटेरियल, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, सेम मटेरियल, या यहाँ पे यार लिख सकते हैं सॉइल टू सॉइल, इसलिए एल्फा की वैल्यू लेंगे 1। तो फाइनली इसका वैल्यू हो जाएगा सी बार पाई BU L2, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल, क्या हो जाएगा, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल, तो हो जाएगा फाइनली QEB की वैल्यू क्या हो गया, 9C पाई BU का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस QSF1 की वैल्यू क्या है, एल्फा सी बार पाई B इंटू L1 प्लस QSF2 की वैल्यू क्या है, तो सी बार पाई BU इंटू L2, तो ये हो जाएगा मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल। तो इसमें केवल फोकस ये करना है कि बल्ब वाला जो एरिया है वो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू वो किस में आ रहा है, कहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा बल्ब का क्रॉस सेक्शन, और कहाँ पे कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, केवल इस पे फोकस करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका निगेटिव स्क्रीन फिक्सन रेजिस्टेंस, इसके बारे में देखते हैं। निगेटिव स्क्रीन फिक्सन